करो ना, करो। सभी को नमस्कार। सो नाइस ऑफ यू। भाई एक गिलास पानी और पिलाऊंगा क्योंकि ये मेरा पसंदीदा बैच है और इस बैच के लिए मुझे जान चाहिए, मतलब जान में जान चाहिए, जान में तो काम खराब हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ, शिकार करते हैं। गुड इवनिंग, हेलो, नाइस टू सी यू। आ जाइए फटाफट से। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज आप लोगों का एक क्विज भी है और उस क्विज से पहले आप लोगों को मैं चाहता हूं कि चीजें समझा दूं, पढ़ा दूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं अपनी पढ़ने पढ़ाने की। थैंक यू वेरी मच। कमेंट वाले सेक्शन को रोके जरा, बच्चों को रूबरू कराना शुरू करूंगा। मैं एक नई चीज के साथ आप लोगों के सामने हूं, और नई चीज क्या है कि हम वोकैबुलरी पर तो काम कर ही रहे हैं। इस वोकैबुलरी में मैंने एक नई चीज आपके साथ जोड़ दी है और वो नई चीज है आप लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक डिस्कशन। और मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करता हूँ इस फील्ड में, और सुबह से शाम तक क्लास लेने के बाद आप लोगों के से 10 बजे मुक्ति लेने के बाद मैं रात को बैठता हूँ और आप लोगों के लिए वो बेहतरीन चीज ढूंढता हूँ जिससे मेरे दोस्तों का सिलेक्शन 100% हो। और अब मैंने आप लोगों के लिए वो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो मैक्सिमम रिपीटेड हैं, मैंने उनका एक कलेक्शन तैयार किया है और बीच बीच में सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले दायरे पर भी हम लोग उनको लेकर चलेंगे। तो आज आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस से मैं मिलाना चाहूंगा। सबसे पहला सेक्शन आपके सामने पेश किया जाए। देखो दोस्तों, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके इडियम्स या फ्रेजेस लिखे हुए हैं और सामने उनका मीनिंग लिखा हुआ है। और अगर आप और ध्यान से इस चीज को समझने का काम करेंगे तो इसी के ठीक सामने आप लोगों का रिपीटेशन भी मेंशन है। जरा इन 5 शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर चल लेते हैं। इन पांचों के पांचों इडियम्स को मेरे साथ मिलकर समझे। अ बी हाइव सीपीओ 2015 में दिया गया, अनगिनत संख्याओं के साथ ये दिए गए हैं, इसलिए मैं उन्हीं चीज पर फोकस करूंगा जो रिपीटेड हैं आप लोगों के परीक्षाओं में। सवाल हमारे सामने, अ बी हाइव, बी की आवाज, मधुमक्खी की अगर आप आवाज सुनने की कोशिश करेंगे तो वो भिन्नाती है, और भिन्नाने का अर्थ है कॉन्टिन्यूसली जहां पर शोर होता है, शोर वहां जहां लोग बिजी होते हैं, इसलिए अ बी हाइव हम उस जगह को बोलते हैं जहां लोग बिजी रहते हैं। नंबर 2 पर आता है अ ब्लैक शीप। देखो बच्चों, अब शीप के रंग की अगर मैं बात करूं तो कॉमनली आप लोग देखते हैं जिस भी कलर की शीप वो सिर्फ एक वाइट की ही कलर की होती है। ब्लैक शीप का मतलब क्या हुआ, जो व्हाइट से बिल्कुल अजीब हो, इसलिए पर्सन विद बैड रेपुटेशन। नंबर 3 पर आता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगर हम ध्यान से देखें, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, ये बार बार दिया है। देखो इस सीरीज को, सीपीओ 2011, एमटीएस 14, सीजीएल टीयर 1 2011, टेक्स असिस्टेंट आईटी सीई, दुनिया भर के पेपर्स में आया है। तो ऐसी चीजों को तैयार करना आपके लिए मजबूरी बन जाता है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। नंबर 4 अ केक वॉक, आपके सामने एन इजी अचीवमेंट, जिसे बड़े आसानी से आप पा सकें। आसान पेपर को आप कहते हैं इट वॉज अ केक वॉक। नंबर 5 पर आता है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका अर्थ हुआ एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग जो कि एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है बच्चों, पांचों की पांचों इडियम्स ऊंची आवाज में मेरे साथ बोलने की कोशिश करें, अर्थ तैयार करेंगे फटाफट से। अ बी हाइव, अ ब्लैक शीप, a bolt from the blue, a cake walk, a chip of the old block. थैंक यू। अगले 5 इडियम्स आपके सामने पेश हो। अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन, जिस इंसान के हाथ
हाथ बंधे रहें, मतलब फिस्ट बंधी रहे, इसका मतलब उस इंसान के हाथ से पैसा नहीं छूटता, उसे हम कंजूस कहते हैं जनाब। नंबर 6 पर और नंबर 9 पर यही लिखा है, क्लोज फिस्टेड मैन। बार बार दिए जाने वाला है ये सवाल, इसलिए इसको ध्यान। अच्छा देखो, इस कोइंसिडेंस को भी देखें, सीपीओ में भी मिला, सीजीएल में भी मिला और सीएचएसएल में इसी से 1 साल पहले मिला। तो आप समझने की कोशिश करना, जिन शब्दों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उन पर जरूर हमें फोकस करना चाहिए। नंबर 7 पर आते हैं, अ क्लोज शेव। क्लोज शेव का अर्थ होता है कि खतरा आपके पास बढ़ रहा था और आप बिल्कुल बारीक तरीके से उससे बच गए, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। अ क्लोज्ड बुक, और इसी को अगर हम कहें तो एक इंसान जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उस इंसान को हम मिस्ट्री कह सकते हैं, राइट। और इसी का ऑपोजिट अगर तैयार किया जाए तो बनता है एन ओपन बुक, जिसके बारे में हर कोई जानता हो। नंबर 10 पर आता है, अ ककू इन द नेस्ट का अर्थ अगर हम तैयार करें, एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर, एक घुसपैठिया जिसकी वेलकम नहीं है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, 3 इडियट्स। जो उस फिल्म में जब आपका वायरस पेश होता है तो उसने एक बहुत प्यारी बात कही कि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता और वो किसी और के घोंसले में अपने अंडे देता है। कुछ याद आ रहा है? तो वो इंसान, मतलब आई मीन वो एक पक्षी दूसरे पक्षियों के लिए एक इंट्रूडर है, घुसपैठिया है। अ ककू इन द नेस्ट इज एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर। अगले 5 इडियम से पहले इन्हीं को मेरे साथ रिवाइज करें। अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज शेव, अ क्लोज्ड बुक, एन ओपन बुक, अ ककू इन द नेस्ट। थैंक यू। अगले 5 शब्द आपके सामने हाजिर हुए। अ कट अबव, इसे हम कहते हैं जो चीज उच्च श्रेणी की ना हो, जितनी हमें उम्मीद है उससे अच्छी ना हो। रेदर सुपीरियर टू। देखो, रेदर हमने एडवर्ब में भी पढ़ा भी है, यानी कि जो अच्छा हो सकता है पर अच्छा नहीं है। नंबर 12 पर आती है एक बात, आ डैम्प स्क्विब को अगर हम समझें, आ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, जिसे देखकर आप हतोत्साहित हों। नंबर 13 आता है हमारे सामने, अ डार्क हॉर्स। ये वो कॉम्पिटिटर है जिसे आप देख नहीं पाते पर वो कंपटीशन में है। इस बात को मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझू, करियर व्हील पर आपके करीब 15,000 स्टूडेंट्स इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब उन बच्चों के अंदर आपस में ये महसूस होता ही नहीं है, कई बच्चे कमेंट्स पर इतने बिजी रहते हैं उन्हें ये पता ही नहीं है, देर आर सर्टेन डार्क हॉर्सेस जो कंपटीशन की इस दुनिया में कमेंट पर ध्यान नहीं देते। उनका टोटल फोकस ये रहता है कि भैया मुझे जो क्लास में सर पढ़ा रहे हैं हर चीज को ग्रेस्प करना है, मैं कमेंट पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दे आर कॉल्ड डार्क हॉर्सेस, और ये बहुत अच्छा भी होता है। नंबर 14 पर आता है, आ डॉग्स ब्रेकफास्ट। आप अपनी गली के कुत्तों को सुबह खाने के लिए जो डालते हो, बस बेसिकली वो बचा खुचा बासी खाना होता है, राइट। इसीलिए हमने इसे कहा द थिंग विच इज टोटली मेस्ड, अ थिंग दैट हैज बीन डन बैडली। कोई चीज बुरी तरीके से पेश की जाए उसे हम कहते हैं डॉग्स ब्रेकफास्ट। अ ड्रॉप इन द बकेट, अब एक बाल्टी में एक बूंद पानी हो तो आप उसे क्या कहेंगे? अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है, समथिंग दैट इज वर्थलेस। जरा इन सभी को मेरे साथ मिलकर फटाफट से रिवाइज करें। अ कट अबव, अ डैम्प स्क्विड, अ डार्क हॉर्स, द डॉग्स ब्रेकफास्ट, a drop in a bucket. Thank you everyone. Thank you everyone. दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब को समझने का काम किया और एडवर्ब में हम लोगों की जो बातचीत पहुंची उस बातचीत से थोड़ा सा जिक्र हम आगे लेकर चलना चाहेंगे और ये एडवर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। हमने पिछली क्लास में एक्शन और लिंकिंग वर्ब के एक फर्क को समझा। एक्शन वर्ब के साथ मैं पिछली क्लास की बात को थोड़ा सा फाइनल करता हूं। एक्शन वर्ब के बाद हम लोगों को लिखना होता है एडवर्ब, और अगर लिंकिंग वर्ब हमें लिखी मिलती है तो लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं एक दो सवाल रिवाइज करा देता हूं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं रजत मेड द गेस्ट्स, एक चॉइस मैंने दी आपको हैप्पी, एक चॉइस दी मैंने आपको हैप्पीली, और एक मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा रजत मेड द डिश हैप्पी हैप्पीली।
तो अब इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से, ये छोटी सी एक रिवीजन है, आपने अगर इसे थोड़ा ध्यान से समझ लिया तो आगे की कथा जल्दी समझ आएगी। चूज योर आंसर वाइजली। अब अगर इस लिखी हुई बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करूं, देखो दोस्तों, पहले दिन से मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि देखो ये जो फंक्शनल ग्रामर है ना, ये फंक्शनल ग्रामर हमसे एक चीज चाहती है कि किसी भी शब्द के फंक्शन पर फोकस करो, और फंक्शन का मतलब यूज। अब जब भाई फंक्शन की बात करोगे या यूज की बात करोगे तो इनफैक्ट ये कोई भी शब्द है वो काम किसके लिए कर रहा है। दो सेंटेंस लिखे मेरे सामने, इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को पहले हिस्सों में समझ लेते हैं। हैप्पी बेसिकली एक एडजेक्टिव है, हैप्पी के साथ एलवाई सफिक्स करने की वजह से ये बना एडवर्ब, दोनों में यही कायदा हुआ। रजत मेड द गेस्ट्स हैप्पी या हैप्पीली। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो यहां पर ये जो हैप्पी है, इनफैक्ट ये फंक्शन किसके लिए कर रहा है, गेस्ट्स के लिए, तो गेस्ट्स को खुश किया गया। अगर मैं कहना चाहता हूं रजत मेड द डिश हैप्पी या फिर हैप्पीली, तो इसका मतलब सर ना तो डिश हैप्पी है और ना रजत हैप्पी है। इसका मतलब ये समझ आया कि इस हैप्पी का जो फंक्शन है वो यूज हुआ है मेड के लिए। रजत ने जो डिश बनाई है उसकी डिश बनाने का तरीका खुशी से भरा है। ठीक है जी। देखो थोड़ा सा और परेशान करता हूं मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, आरुषि answered the questions wrongly। दोनों में से किसको आप चुनेंगे? ये सिर्फ आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के सवाल हैं। सोचने की कोशिश करो बच्चों, इसीलिए समय दे रहा हूं। और जिस बच्चे का एडवर्ब ठीक हो गया ना भाई साहब, वो बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच में गजब उठा लेगा। आज बच्चों थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं आपके सामने इस कहानी को समझने से पहले दो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करूंगा। आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी कर रहे हैं? हेलो सर, आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन बी, एक ऑप्शन सी और एक ऑप्शन डी। ठीक है, मान लो किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस आंसर की अगर मैं बात करना चाहूं तो आंसर आपका है बी। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर मान लीजिए आंसर मार्क कर दिया सी, तो इस बात को आप क्या कहोगे? डेफिनेटली आप इससे कहोगे आरुषि आंसर्ड द क्वेश्चंस रोंग। यही तो, चलो थोड़ा सिंगुलर बना देता हूं, अब ठीक हो जाएगा। आरुषि आंसर्ड द क्वेश्चन रोंग। ठीक है जी, क्योंकि आंसर आपका बी है और सामने वाले इंसान ने आंसर सी लगाने की कोशिश की तो उसका आंसर ही रोंग हो गया, है ना, यानी कि उसका क्वेश्चन ही रोंग हो गया। आरुषि आंसर द क्वेश्चन रोंग, उसका जवाब गलत है। क्लियर हो गया? ये रोंग क्वालिफाई कर रहा है इस क्वेश्चन को और इस हिसाब से ये जवाब हुआ। अब अगर मान लो इस इंसान का आंसर तो ठीक है, इस इंसान ने इस बी वाले ऑप्शन को, काले काले घेरे भरते थे ना भाई, पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, ये ऑफलाइन पेपर्स की बात कर रहा हूं। इस बच्चे ने इस तरीके से निशान लगा दिया, तो क्या हुआ? इस इंसान का आंसर तो ठीक है लेकिन आंसर देने का तरीका गलत है।
हाँ या ना? इसका मतलब अगर रोंगली को मैं ऑब्जर्व करूं तो रोंगली किसकी बात कर रहा है? आंसर देने के तरीके की, राइट? और इसका आंसर किस तरीके से सेंसिबल हुआ, ये समझने के लिए है। तो रोंगली का मतलब हमें समझ में आता है इन आ रोंग मैनर। आंसर तो आपका ठीक है, लेकिन आंसर देने का तरीका गलत है। यू गॉट माई पॉइंट? आप मेरे घर पर आए, मैंने आपसे चाय पूछी, ठीक है, या चाय पूछी क्या, मैंने आपके सामने चाय पेश की। अब आपके सामने मैं चाय पेश अगर कर रहा हूं तो भाई साहब चाय को लेकर मैंने टेबल पर धैड रखकर आपके सामने कहा चाय पी, तो चाय तो मैंने पिलाई, लेकिन चाय पिलाने का तरीका गलत है, राइट? क्लियर हो गई बात, चीज समझ? तो बच्चों बड़े प्यार से समझ आते हैं छोटे छोटे शब्द। चलिए एडवर्ब के एक आखिरी हसीन मामले को समझने का काम करते हैं। लिंकिंग और एक्शन वर्ब के फर्क को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? बाकी अभी थोड़ी देर में मैं प्रैक्टिस वाले सेशन पर लेकर चलूंगा आप लोगों को। मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश। इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को सोल्व करने से पहले हम लोगों को एक बार इसके लॉजिक को समझना होगा। बच्चों अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस के पीछे काम करने वाली एक बड़ी प्यारी चीज है जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन, जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन। अब इन्वर्जन का अर्थ अगर हम समझें तो ये इनवर्स से बना है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ? उलट देना। अब उलटने का मतलब क्या है, थोड़ा इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। इन्वर्जन का लॉजिक ये कहता है कि भैया अगर सेंटेंस की शुरुआत में आप एडवर्ब लिखने की कोशिश करें तो एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर एडवर्ब आप सेंटेंस की शुरुआत में करते हो तो आने वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ? सेंटेंस के साथ एडवर्ब के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, के बाद सब्जेक्ट, आगे मेन वर्ब और आगे की कहानी नॉर्मल।
अब अगर इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को मैं ध्यान से देखूं, नेवर ही सेड एनीथिंग, तो बच्चों या तो इस सेंटेंस को लिखा जाए ही नेवर सेड एनीथिंग, या तो इसे लिखा जाए ही नेवर सेड एनीथिंग। लेकिन अगर नेवर का जिक्र पहले लिखा हुआ तो सेड से हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ी, और यहां पर इस सेंटेंस को हमने ठीक किया, नेवर डिड ही से एनीथिंग। इसका मतलब इन्वर्जन संभव है जब जब हमारे सामने सबसे पहली बात आए नेगेटिव कैटेगरी की एडवर्ब। मैंने क्या कहा? नेगेटिव कैटेगरी की एडवर्ब। दूसरी बात से मिलते हैं, रेयरली किरण कम्स ऑन टाइम। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी नेगेटिव एडवर्ब है, तो सर इस कम्स को हमें ठीक करना पड़ा, और यहां से हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने निकाली मेरे भाई डस। क्वेश्चन 3, स्केर्सली शिखा विल असिस्ट हर फ्रेंड्स। आप इस लिखे हुए सेंटेंस में इस विल का जिक्र यहां से हटाएं और ये इन्वर्जन के ताल्लुक से आपकी बात ठीक करें। स्केर्सली विल शिखा असिस्ट हर फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर 4 पर काम करते हैं, इन द ऑफिस आई एम। देखो कायदे से तो ये सेंटेंस होना चाहिए आई एम इन द ऑफिस, यही होना चाहिए भाई। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये इन द ऑफिस आपका आंसर दे रहा है वेयर का, तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस हुआ। अगर इसे आप पहले लिखते हैं तो इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है इन्वर्स करनी होगी हमें, और इसकी जगह हमें ठीक से लिखना पड़ा एम आई, यानी कि एक दूसरा इन्वर्जन होता है जब एडवर्ब ऑफ प्लेस का हम लोग जिक्र पहले करते हैं। ठीक है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहां पर इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं यहां से लेकर यहां तक बात को पढ़ना चाहूं तो एक नॉर्मल सेंटेंस है। इस सो को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये सो अपने आप में एक एडवर्ब है, शायद हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब यहां लिखा हुआ नजर आया हमें इसके बाद एक सब्जेक्ट। अरे भाई एडवर्ब ये रही, सब्जेक्ट ये रहा, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब मेरे बच्चों हेल्पिंग वर्ब आने की जो गुंजाइश है वो यहीं इसी लिखी हुई वर्ब से हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ी, और ये हुआ हमारे सामने सेंटेंस तैयार। क्लियर है? ठीक है। एक बार अगले सेंटेंस पर भी काम करते हैं। ये लिखा हमारे सामने एक पूरा का पूरा सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसे ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो ये सो अपने आप में एक एडवर्ब है। आगे लिखा हुआ हमारे सामने ये जो है पूरा का पूरा अपना एक सब्जेक्ट है। तो बच्चों एडवर्ब अगर शुरुआत में है, सब्जेक्ट इसके बाद है, तो हम लोगों को लिखनी होगी इन्वर्जन के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इसके बीच में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हेल्पिंग वर्ब यहीं से निकाल के ला रहे थे हम थोड़ी देर पहले, तो इसका मतलब इस विल का जिक्र हम नहीं करेंगे। हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब जहां पर जो भी लिखनी होगी वो हेल्पिंग वर्ब कहां से, इसी लिखे हुए सेंटेंस से चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस से ली। तो इन्वर्जन तीसरी तरह का हमारे सामने आया, और ये तीसरी तरह के इन्वर्जन का ध्यान रखें भाई। हमारे सामने लिखा हुआ अगर नजर आता है पॉजिटिव सेंटेंस, क्या लिखा बेटा? पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में इन्वर्जन शुरू होता है सो के साथ। आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की एक सब्जेक्ट, और इन्हीं दोनों के ठीक बीच हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है हमें इस सेंटेंस से। ठीक। अगर इसी के ऑपोजिट सोचा जाए तो बच्चों ऑपोजिट बातचीत में नेगेटिव सेंटेंस सामने आता है। अब नेगेटिव सेंटेंस का अगर हम हिसाब देखें तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सो का जिक्र नहीं, हम लोग यूज करते हैं नोर का। ठीक है, क्योंकि नोट भी तो हमें लिखना पड़ेगा। नोर नहीं लिखा हुआ नजर आए तो हम इसी की जगह कभी कभी नीदर का भी यूज करते हैं। फाइन। तो आने वाला हुआ सब्जेक्ट हमारे पास तैयार, जो भी इनके बीच हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो इस सेंटेंस से हम उठा कर लाएंगे। तो आखिरी सेंटेंस का जवाब हमें तैयार करना हुआ शी डज नॉट हैव मनी। ये तो आपका पूरा सेंटेंस नेगेटिव होने के नाते सो को हटाया मेरे दोस्तों। आप या तो यूज कर सकते हैं नोर या फिर यूज कर सकते हैं नीदर, जो आपकी इच्छा हो। अगर आगे हम देखने का काम करें, ये लिखा हमारे सामने एक दूसरा सब्जेक्ट लिखा हमने, डू का जिक्र यहाँ नहीं, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे बच्चों? ठीक है, एक बार इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा घुमाना शुरू करूंगा एक बहुत प्यारी चीज पर। राइट। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कमेंट्स पर आकर मुझसे थोड़ी सी बातें कर लीजिए।
बेटा सो के साथ हम दैट तब यूज करते हैं जब ये टू टू को या इनफ टू को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, ये इन्वर्जन का जिक्र है, ये अगले टॉपिक में हमें मदद करेगा। फाइन, इन्वर्जन के 3 आधार हैं, वो आपके समक्ष मैंने रख दिए हैं। और आखिरी के ये जो सेंटेंसेस हैं बच्चों, ये तो आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसका बड़ा ध्यान रखें, ये आपके काम आएगा। वो सो हैव लिखना है बच्चों, यहाँ फ्रेंड्स की बात है तो प्लूरल होने के नाते यहाँ हैव का यूज करें। फाइन, अब तक हम लोगों ने जो इस एडवर्ब में समझा, मैं एक आखिरी बात पर लाना चाहूंगा, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलकर प्रैक्टिस सेशन हम शुरू करेंगे। इस बात को बड़े ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना भाई। फाइन, इसको थोड़ा ध्यान से देखने का काम करें। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये एक छोटा सा डिस्कशन है जो बहुत बेहतरीन बातचीत को समझाने की कोशिश करेगा। थोड़ा ध्यान से देखने समझने की कोशिश करें। इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये कल की ही क्लास को लेकर, एक बच्चे ने क्या पूछा, डीपी में कब छुट्टी मिलेगा सर? डीपी में छुट्टी मिलेगा? है? मुझे नहीं समझ में आया। ऋषिकेश साहब पूछ रहे हैं मैं हीरो बन जाऊंगा। बन जाओ हीरो, फाड़ लो शर्ट, हीरो ही बने हुए। हीरो बनने के लिए क्या चाहिए? थैंक यू साहिब आलम। चलिए, मेरे सामने छोटी सी एक बात आ रही है। अच्छा जी भाई साहब, डीपी का मतलब दुर्गा पूजा। पहली बार ऐसा खतरनाक शब्द मैंने पढ़ा। चलो कोई नहीं, आ जाओ वापस। हमारे सामने ये 4 सेंटेंसेस लिखे, इन चारों के अंदर मैं कहानी को घुमाना शुरू करूंगा। आप जितना ध्यान से इसे देखोगे उतना ध्यान से ये चीजें समझाने में मदद करती हैं। मेरे सामने लिखा, अब तक जो हम लोगों ने समझा वो एक धोखा है। ये अब तक हमने जो समझा एक धोखा है। अगर ये सेंटेंस नहीं समझे तो मामले में मजा नहीं है, ठीक है। हमारे सामने लिखा हुआ है राहुल इज स्ट्रॉन्ग। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस सेंटेंस में परेशानी ना होने की एक खास वजह है। ये राहुल हमारे सामने लिखा हुआ है सेंटेंस का सब्जेक्ट, और जब सेंटेंस के सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो ये इनफैक्ट नाउन है। आगे हम लोगों ने लिखा स्ट्रॉन्ग, बेसिकली प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव राहुल के बारे में बता रहा है। इसीलिए हम अगर इसको समझने का काम करें तो एक एडजेक्टिव हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी बात के बीच में एक बात का गहरा राज भी तो छिपा है। यहाँ पर ये इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। इस लिंकिंग वर्ब की वजह से ही तो यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज हुआ। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? सौम्या बेटा पढ़ाई में ध्यान दे ले, इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप लिख रहे हो कभी आंसर देंगे, कैन यू मैसेज में, किस चीज का जवाब? अरे तुम पढ़ने में ध्यान लगाओ ना बेटा, एक दिन सबकी शादी हो जाएगी है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मेरे सामने लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो राहुल इज स्ट्रॉन्ग। अगर मैं थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाऊं तो राहुल के लिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बताया गया था, हाँ है ना भाई। ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किस वजह से हुआ? राहुल की वजह से नहीं, इस लिंकिंग वर्ब की वजह से।
अब अगर लिखे हुए सेंटेंस में मैं लिखना चाहूं राहुल और इज हटाकर मैं यहां पर अगर लिखने की कोशिश करूं एक्टेड, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये एक्टेड अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। अब अगर एक्टेड अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, तो सर एक्शन वर्ब के साथ हम लोगों को एडजेक्टिव नहीं, एक्शन वर्ब के साथ तो हम लोगों को एडवर्ब चाहिए। इसका मतलब ये जो लिखी हुई बातचीत है हमारे सामने, स्ट्रोंग तो यहां लिखा है एडजेक्टिव, तो इसको मुझे एडवर्ब बनाने के लिए इसके साथ सफिक्स करना पड़ा ly, तभी तो ये लिखी हुई बातचीत हमारे सामने एडवर्ब बनी। तो भैया जितने भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम लोगों ने पढ़े हैं वो सारे के सारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लिंकिंग वर्ब के ही साथ हमने पढ़े हैं। लिंकिंग वर्ब के साथ होने की खास वजह हमें पता चली कि लिंकिंग वर्ब के साथ हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। अगर लिंकिंग वर्ब के साथ हम लोग अगर यूज करने की कोशिश करते हैं तो ये एडजेक्टिव हुआ, लेकिन अगर हम लोग यहां पर इसमें एक्शन वर्ब को यूज करते हैं तो एक्शन वर्ब का मतलब समझ आया, इस एडजेक्टिव को किस में कन्वर्ट करना पड़ा, एडवर्ब में। अब आप अपने एडजेक्टिव के सारे नोट्स पढ़कर देखना, जितने भी सेंटेंसेस हम लोगों ने पढ़े हैं या समझे हैं उन सभी के सभी अंदर हमें लिखा हुआ जो नजर आ रहा है वो बेसिकली लिंकिंग वर्ब ही है। अब आओ अगली बात पर। ये हमारे सामने लिखा राहुल इज स्ट्रोंगर देन श्याम इज, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल आपका वही नाउन हुआ, इज लिंकिंग वर्ब हुई, और लिंकिंग वर्ब के बाद ये जो लिखा है स्ट्रोंगर ये बेसिकली एक एडजेक्टिव हुआ, और आगे ये रही हमारे सामने कंजंक्शन, ये फिर से नाउन हमें जोड़ रहा है, और ये इसके लिए हुई हमारे सामने फिर से लिंकिंग वर्ब। अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस नंबर 2 को मैं थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूं और मैंने लिखा राहुल और उसके बाद मैंने लिखा एक्टेड, तो भाई राहुल तो आपका नाउन है, लेकिन अब ये लिंकिंग वर्ब ना रहकर ये बन गई हमारे सामने एक्शन वर्ब। अब अगर ये एक्शन वर्ब बन गई है तो एक्शन वर्ब के बाद ये स्ट्रोंगर थोड़ी रहेगा भाई, हम लोगों को तो इसे एडवर्ब बनाना होगा, और स्ट्रोंग के साथ एडवर्ब बनाने के लिए सफिक्स हम लोगों ने किया क्या चीज, ly। जब ये ly सफिक्स हो ही गया तो फिर इसके साथ er वगैरह बातचीत तो जुड़ेगी नहीं, तो इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ा इसके साथ मोर। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये जो लिखा है ये तो अपने आप में एडवर्ब है, और एडवर्ब के लिए फिर से एक एडवर्ब हमने चुनी मोर। आगे मैं इसके लिए कंजंक्शन यूज कर रहा हूं और ये हुआ देन। आगे मेरे सामने लिखा शाम, तो क्या इस शाम के बाद मैं इज लिख सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं लिख पाऊंगा? क्योंकि यहां पर तो ये लिंकिंग वर्ब थी इसलिए ये चीज लिखी गई, लिंकिंग वर्ब हमने यूज की। लेकिन जैसे ही लिंकिंग वर्ब को छोड़कर यहां एक्शन वर्ब है, तो बेटा जी इस लिखी हुई इज को भी हटाकर मुझे एक्शन वर्ब लिखने की कोशिश करनी होगी, और एक्शन वर्ब के लिए हम लोगों ने लिखा डिड या डज या जो आप लिखना चाहे वो आपकी इच्छा है। कुछ बातें पल्ले पड़ रही हैं, इस बात को ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये सेंटेंस हमने पिछली किसी क्लास में समझा और उसका आधार ये लिंकिंग वर्ब थी। अगर इस लिंकिंग वर्ब को हटाकर मैं एक्शन वर्ब लिखूं तो एक्शन वर्ब के बाद लिखी जाने वाली बात एडजेक्टिव ना होकर बच्चों क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती है। तो मेरे बच्चों एडवर्ब के लिए हम लोग ly सफिक्स करते हैं, और इस ly का कंपैरिजन बनाने के लिए इसे नहीं छेड़ा जाता, इसके साथ हम यूज करते हैं मोर। ठीक है। आगे हम लोगों ने देन कंजंक्शन, शाम आपकी जगह तैयार है ही, लिंकिंग वर्ब दोबारा ना लिखे क्योंकि एक्शन वर्ब, तो कंपैरिजन में भी यहां पर भी हमने क्या यूज किया, एक्शन वर्ब। बात कुछ क्लियर हो रही है? अरे हाँ है ना मनोज बेटा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब पढ़ा रहा हूं तो इसे बेतुके सवाल बिल्कुल ना पूछें। बड़ा परेशान होता है दिमाग ये चीज सोचकर, ये मनोज साहब लिख रहे हैं सर ये वोकैब कहां से मिलेगी जो स्टार्टिंग में कराते हो। सारी रात जगता हूं बेटा, बहुत मेहनत करता हूं, ठीक है। अब ये बेतुका सवाल, यहां मैं चीज समझा रहा हूं आप उठाकर कुछ भी लिखते, बेटा डिस्टर्ब होता है सारा बच्चा। ठीक है, इस दिमाग को खोलो और चीजों को समझने की कोशिश करें, कमेंटबाजी करने का काम ना करें। बेवकूफ मूर्खानंद है भाई, वही बहुत गजब के मूर्खानंद हैं। इन लोगों को श्रीलंका भिजवाता हूं की बात दशहरे में, इनकी पूंछ में आग लगेगी फिर। बेवकूफ इंसान। मैं इतनी काम की बात को समझा रहा हूं, आप बिना पता नहीं कहां ध्यान है आपका। अब इसका मतलब मुझे समझ आया कि यहां पर अब इस लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव, इस एक्शन वर्ब की वजह से एडवर्ब हुआ, और एडवर्ब का कंपैरिजन बनाने के लिए इसके साथ मोर हमने यूज किया। अब इस सवाल को देखते हैं। मैंने लिखा राहुल, ये अपने आप में एक नाउन है,
इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब की वजह से ये जो भी कुछ हम लोगों ने लिखने का काम किया, बेसिकली ये आपका एक एडजेक्टिव ही है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आगे की बात से मुझे ताल्लुक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं अगर कहूं राहुल एक्टेड, तो बच्चों ये लिखा हमारे सामने लिखा है नाउन। एक्टेड की अगर मैं बात करता हूं तो ये लिंकिंग वर्ब ना होकर ये हुआ हमारे सामने एक्शन वर्ब। ठीक है बच्चों, अरे भाई समझ लो, ये है सिलेक्शन देने का असली रास्ता। एडवर्ब हर एक चीज की बीमारी को सोल्व करेगा, और जिसने इसे नहीं समझा वो आगे बर्बाद है। देखना भी आगे जब चलूंगा तो कहानी घूमती नजर आएगी। राहुल के साथ एक्टेड अगर मैं लिखूंगा तो इसके लिए तो मुझे एडवर्ब चाहिए, तो इसका मतलब जो हम थोड़ी देर पहले स्ट्रोंग लिख रहे थे, तो स्ट्रोंग तो अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव के साथ मुझे एलवाई सफिक्स करने की वजह से ये बनाना पड़ा एडवर्ब। ठीक, देखो आगे तो जो हमारे सामने लिखा है मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इसे सुपरलेटिव डिग्री में लेकर जाना होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैं इससे ठीक पहले लिखूंगा मोस्ट। एक चीज हम लोगों ने बहुत पहले सुनी थी, और वो बात क्या थी कि हम आर्टिकल ए एन या द का यूज करते हैं नाउन से पहले। किससे पहले? नाउन से पहले। अब अगर यहां पर इस द स्ट्रोंगेस्ट की मैं बात करता हूं, तो डेफिनेटली लिंकिंग वर्ब होने के नाते ये द स्ट्रोंगेस्ट किसके लिए यूज हुआ है? राहुल, जो कि अपने आप में क्या है? नाउन है। बात अपनी जगह है। लेकिन अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, यहां पर लिखा हमने मोस्ट स्ट्रोंगली, ये राहुल के लिए नहीं है, उसके एक्ट करने का तरीका है। यानी कि इस वर्ब के लिए यूज होने वाले शब्द की अगर बात है, तो हम लोगों को इसके साथ आर्टिकल द लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आर्टिकल ए एन द हम लगाते हैं नाउन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर नाउन का जिक्र नहीं है तो सर एडवर्ब के लिए अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ब से पहले द लगाने की भी जरूरत नहीं है। इन सभी सेंटेंसेस में हमने क्या सीखने की कोशिश की, आओ थोड़ा ध्यान से समझते हैं। स्ट्रोंग, अगर मैं इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करता हूं तो स्ट्रोंग अपने आप में यूज हुआ पॉजिटिव डिग्री के लिए। कंपैरेटिव डिग्री अगर बनाने की कोशिश करता हूं मैं, तो तैयार हुआ स्ट्रोंगर। ये आपकी तरफ से तैयार हुआ कंपैरेटिव डिग्री। और अगर मैं इसी को लेकर चलना चाहूं सुपरलेटिव डिग्री के लिए, तो बच्चों आपने इसे तैयार किया स्ट्रोंगेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग एक आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल द। क्लियर होगी बात भाई? लेकिन अगर मैं इसी लिखी हुई बातचीत को एडवर्ब की तरह से ले चलूं, तो एडवर्ब के कंपैरिजन में व्यवहार बदलता है। और एडवर्ब के लिए अगर व्यवहार बदलता है तो हमारे सामने अब ये शब्द स्ट्रोंग ना रहकर हमने इसको बनाया स्ट्रोंगली। ये हुई हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोगों ने स्ट्रोंग के साथ एलवाई को तो एज इट इज जोड़ दिया, और इसी को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं तो इसी से ठीक पहले हमने जोड़ने का काम किया मोर। और अगर इसी को हम सुपरलेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों स्ट्रोंग तो आपका एज इट इज रहा। हमने पहले तो इसे एडवर्ब बनाने के लिए कल की क्लास में हमने समझा है कि एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़कर हम एडवर्ब बनाते हैं। कल के लेक्चर को बड़े ध्यान से देखोगे तो आज का लेक्चर बहुत प्यार से समझ आएगा। ठीक, अब अगर आप इसे सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो इसी से ठीक पहले आपने जोड़ दिया मोस्ट। और याद रखा जाए, ऐसी सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। यहां तक की बात समझने की कोशिश करें, मैं रुक रहा हूं, बड़े ध्यान से देखें सभी के सभी सेंटेंसेस को। अब अगर इस लिखी हुई बातचीत को थैंक यू विनोद।
सर कमेंट्स पर ध्यान देखना पड़ता है क्योंकि बच्चों को मैं ही ठीक कर पाऊंगा, बच्चों को नहीं पता कि वो गलती क्या कर रहे हैं। मेरा उनका इंटरेक्शन होगा तो उन्हें ये महसूस होगा कि ये रियल क्लासरूम है। अगर मैं इग्नोर करके चलूंगा आप लोगों को तो आप में से कई सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने काम पर फोकस रखें। मेरी जिनसे बात हो रही है, ठीक है ना, उनसे बातचीत हो रही है। दुर्गा पूजा की कल से छुट्टी है बेटा, पूरे 1 महीने की छुट्टी है। थैंक यू विनोद साहब। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं ध्यान से देखना चाहूं, ये ऊपर की बात अपनी क्लियर है। अब इस लिखे सेंटेंस को अगर मैं देखना चाहूं, यहां से लेकर यहां तक का जो सेंटेंस लिखा है, राहुल इज द टॉलेस्ट। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो सेंटेंस बड़ा प्यारा लगता है। अब सेंटेंस हमारे सामने लिखा राहुल इज द टॉलेस्ट। अगर आप इन थोड़ा सा इन बातों को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना मेरे भाई, तो बहुत प्यारी लगेगी ये चीज। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अरे मदन साहब, और भी ज्यादा मजा आएगा जब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी ना, तो हर चीज के रीजन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज फटे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं देखता हूं तो राहुल इज स्ट्रोंगेस्ट आपने कहा, तो इसका तो अर्थ अपने आप में अनर्थ होता है। अगर मैं ये कहना चाहूं कि राहुल इज द स्ट्रोंगेस्ट, तो राहुल का कंपैरिजन तो इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सभी से ही कंपैरिजन हो गया। ये बात तो सेंसिबल नहीं है। अरे भाई, राहुल से भी बहुत सारे लोग स्ट्रोंग हैं, अकेला राहुल कैसे स्ट्रोंग हो सकता है? ठीक है, अब अगर इस बात को और आगे मैं ध्यान से लेके चलूं तो हमारे सामने एक कंडीशन तैयार हो गई कि इसकी अकॉर्डिंग में या इस ग्रुप के कंपैरिजन में अगर देखना चाहूं तो भाईजान इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें ये इंसान स्ट्रोंगेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझ आया कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए, तो सुपरलेटिव डिग्री के कंपैरिजन के लिए हमारे सामने कंडीशन तो हो, एक क्राइटेरिया तो हो कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने वो कंडीशन है, ग्राउंड है या क्राइटेरिया है जिसके साथ हमने कंपैरिजन किया। लेकिन अगर मैं कहता हूं राहुल इज द टॉलेस्ट, तो सर आपके तो दिमाग में ही कहानी घूम गई कि यार ये राहुल इज द टॉलेस्ट अगर मैं कह रहा हूं तो सर ये एक्चुअल में राहुल क्या सभी इंसानों से टॉलेस्ट है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बात पॉसिबल ही नहीं है। राहुल से भी टॉल बतेरे भरे पड़े हैं इस पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब जब हमारे सामने इसकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई तो इसका मतलब सुपरलेटिव कहना भी इसके लिए नॉनसेंस हुआ। और इसीलिए सुपरलेटिव को हटाकर हम इसे रखते हैं पॉजिटिव डिग्री, और इसी के लिए हम लोग इसके साथ जोड़ते हैं एडवर्ब। तो इसके लिए हमें एडवर्ब को जोड़ने की अगर कोशिश करनी है तो एडवर्ब हम जोड़ सकते हैं। हम लोगों ने कह दिया, या तो हम कह सकते हैं वेरी टॉल, या फिर हम कहना चाहें तो टॉल इनफ। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, इस तरह की एडवर्ब्स का जिक्र हम बहुत बार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसका नहीं का मतलब ये समझ आता है, जब आपके सामने कोई क्राइटेरियन दिया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री अपनी जगह सेंसिबल है। लेकिन हेमंत कमेंट से रुक जा बेटा, क्यों बर्बाद हो रहा है मेरे शब्दों से? सुपरलेटिव में अप्लाई हो गया स्ट्रोंग में। जरा इस हेमंत को ब्लॉक करो, ये बदतमीजी कर रहा है, लगातार कमेंट करके और बच्चों का टाइम खराब करा रहा है। पढ़ते वक्त कमेंट पर ध्यान ना दे। जब मैं आपसे पूछूं कोई भी कमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट पर आए, अदरवाइज अपना टाइम खराब ना करें प्लीज। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में स्ट्रोंगेस्ट होने का मतलब यहां से तो हमें पता चल गया कि स्ट्रोंगेस्ट इनमें से है, लेकिन टॉलेस्ट है किन में से ये नहीं पता चला। तो इस मामले में ये सुपरलेटिव डिग्री अपना मीनिंग डैमेज करती है। और सर टॉलेस्ट कहने के लिए जब कोई क्राइटेरियन हमारे पास नहीं है तब हम लोग चुनते हैं इसके लिए पॉजिटिव डिग्री के साथ एक इंटेंसिफायर, एक एडवर्ब, या तो वेरी टॉल या फिर टॉल इनफ, फेयरली टॉल, कंपैरेटिवली टॉल, जो आप कहना चाहें। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ हमारा एक दायरा जिसमें हम लोगों ने एडवर्ब्स को समझने का काम किया। अब हम मिलकर शुरू करेंगे एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस फ्लैश होंगे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस फ्लैश होंगे और आप लोग मेरे साथ मिलकर हर एक क्वेश्चन के आंसर को रीजन के साथ समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 5 क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए जाएं फटाफट से।
चलिए दोस्तों, 5 क्वेश्चंस आपके समक्ष पेश किए हैं मैंने। इन पांचों के पांचों क्वेश्चंस पर थोड़ा सा हम लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं। हम यहाँ मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि मेरे बच्चों को चीजें एक एक क्लियर होती चली जाएं। सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। लिखा है इट हैड बीन बिटर कोल्ड। अब अगर बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कोल्ड अपने आप में देखो लिखा है हमारे सामने। हर एक सेंटेंस नहीं लिखूंगा मैं, तो आपको एक अच्छा एटीट्यूड दे सकता हूं क्योंकि सोचने समझने की क्षमता आपके पास होगी तो आप समझदार हैं। आपने लिखा देखा इट हैड बीन बिटर कोल्ड। आगे जो सेंटेंस लिखा है दैट इज नन ऑफ माई कंसर्न, द होल मंथ एंड वी प्रेफर्ड स्टेइंग इन द प्लेन्स। ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये इट आपका डमी सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इस हेड के साथ ये जो बीन लिखा है बेसिकली एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब की कल लिस्ट बनाई थी, बी की थर्ड फॉर्म भी तो लिंकिंग वर्ब ही है। अब लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब की वजह से ये हमारे सामने आया एक एडजेक्टिव। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो भाई एडजेक्टिव से पहले क्या यूज करोगे? एडवर्ब। तो बिटर तो एडजेक्टिव होता है, आपको इसे एडवर्ब बनाने के लिए यूज करना पड़ा बिटर के साथ ly। क्लियर है? ठीक है, बड़े आसान है सवाल। लॉजिकली समझोगे एक एक सवाल के अंदर। मैं हर किसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं सोल्व करवा पाऊंगा, आपकी अटेंशन की जरूरत है। मेरे बोले हुए शब्दों को महसूस करने की कोशिश करें। अब यहां लगे पड़े हैं आप कमेंटबाजी में। ये फिर राकेश शुरू हो गया, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, मानते ही नहीं है अपने आप को, समझदार दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए खैर, मूर्खानंद की कमी नहीं है, भगवान इन मूर्खों को सद्बुद्धि दे। सवाल नंबर 2 पर आ जाएं। डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री। देखो बच्चों फिर वही सवाल आया। बी आपकी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से एंग्री अपने आप में एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव से पहले आपको चाहिए एडवर्ब, तो अनरीजनेबल नहीं अनरीजनेबली एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था कि नेवर अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक। ये सारे सेंटेंसेस में स्लैश नहीं दिए गए हैं, क्यों? क्योंकि ये ओपन माइंडेड क्वेश्चंस करने के लिए हैं। आपको खुद दिमाग लगाना है कि कितनी खूबसूरती से सवाल को ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेवर नेगेटिव एडवर्ब हुई, ठीक है। अब नेगेटिव एडवर्ब अगर हुई तो इन्वर्जन होना चाहिए, तो लिखा जाना सेंसिबल हुआ। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज देयर बीन। ठीक है बच्चों, आगे सेंटेंस को ठीक फिर से करेंगे हम। हमें पता है कि एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री हमें चाहिए, तो इसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज देयर बीन अ लेडी एज ब्रेव एज, और आगे का सेंटेंस ठीक। एज और एज के बीच जो भी हम लोग यूज करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री, तो इसके साथ किसी और शब्द को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। इस सेंटेंस को दूसरी तरफ भी ठीक करना होगा हमें। एज और एज के बीच ब्रेव, इस अ लेडी का हम जिक्र करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 पर काम करें। क्वेश्चन नंबर 4, दे पे हिम हैंडसम सैलरी एंड ही इज अर्निंग 15,000 रुपीज मंथली। अब देखो मंथली शब्द को अगर आप हिस्सों में तोड़ोगे तो कथा समझ आएगी। मंथ के साथ एलवाई, मंथ अपने आप में एक नाउन है, एलवाई जुड़ते ही ये बनाता है एडजेक्टिव, पर यहां उसके अर्न करने की बात है। अगर अर्न करने के लिए चाहिए तो अर्न एक वर्ब है, वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं, हमें एडवर्ब चाहिएगा। इसलिए इस बात को हटाकर हम लोगों ने इसकी जगह लिखा पर मंथ। तो सेंटेंस नंबर 4 में ठीक करें, रुपीज पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 5 पर दिमाग लगाएं। द टाटास आर रिगार्डेड द मोस्ट। बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझना। रिगार्ड के साथ हम एज का यूज करते हैं ताकि हम रिगार्ड के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर तैयार कर सकें। सो इसे लिखा जाना चाहिए द टाटास आर रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल। अच्छा, इस बात को भी थोड़ा ध्यान से रखने की कोशिश करें। अगर मैं लिख रहा हूं द टाटास तो ध्यान रखना इसके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, ये भी इसको ठीक करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस इतने खूबसूरत है, मल्टीपल एरर है इसमें। इसका मतलब हुआ द फैमिली ऑफ टाटा। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं द वर्मास, तो इसका अर्थ हुआ वर्मा जी का परिवार,
ठीक है, तो पहले तो इसे ठीक किया जाए। द टाटाज, अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है। द टाटाज आर रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोस्तों बाकी के क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों के पास है। इन क्वेश्चंस को आप आराम से सोल्व करने की कोशिश करें। कल और परसों आपके पास 2 दिन है, बड़े अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व करें। मैं डिस्कशन लूंगा इन क्वेश्चंस का आपके साथ मिलकर मंडे को। ठीक है दोस्तों, आज मैं क्लास को इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि अब आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा कंटेस्ट हो, पैसा जीतें और पढ़ाई का फायदा उठाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करता हूं आप सारी कहानी को अच्छे से रिवाइज करेंगे और मेरे डांटने फटकारने से आप अपने बिहेवियर में चेंज लाएं पढ़ाई से संबंधित। गुड नाइट, लव यू ऑल।